Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. First of all, many congratulations to all क्योंकि इंडिया ने वो कीर्तिमान रच दिया है जिसका सभी को इंतज़ार था। हमने सक्सेसफुल लैंडिंग कर ली है मून के साउथ पोल पर और आज के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं मून के इर्द गिर्द देखने के लिए हमें मिलेंगे। पहला आर्टिकल है वाई लूना 25 फील्ड। सभी को उम्मीदें थी लूना 25 जिसको रशिया ने बाद में लॉन्च किया था, जो हमसे पहले मून तक पहुंच भी चुका था, वो फेल क्यों हुआ। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं भारत के मून मिशन की, उसकी सक्सेस के बारे में। थर्डली वील बी डिस्कसिंग अबाउट द यूके लॉन्चेस द अलाइव विद अपॉर्चुनिटी मार्केटिंग कैंपेन। इसी के साथ हम बात करेंगे द ग्रेट स्टैटिस्टिशियन श्री राधाकृष्णन राव हु पास्ड अवे रिसेंटली। अलॉन्ग विद दैट हम बात करने वाले हैं इंडिया के और अफ्रीका के रिलेशनशिप के बारे में। हम बात करेंगे अफ्रीका के न्यू ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में और साथ ही हम यहाँ पढ़ेंगे B20 के बारे में। नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग अबाउट दी इंडिया टू सीक रिवाइवल ऑफ WTO डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म एंड लास्टली वील बी कवरिंग अबाउट अमेंडमेंट टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट एंड हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी व्हाट इज इन द न्यूज़। देखिए, आप सभी को पता है 11 अगस्त को रॉस्कोमोस, जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी है, इन्होंने अपना 25th स्पेस क्राफ्ट मिशन यहाँ पर लॉन्च किया था सोयूज 2 रॉकेट के साथ। लूना 25 की अगर बात करें तो 20 अगस्त को एक न्यूज़ यहाँ पर रिलीज़ की रॉस्कोमॉस ने, जिसमें पता चला कि इसमें कुछ ग्लिचेस हैं जिसकी वजह से ये मून के ही सरफेस पर क्रैश हो चुका है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि रशिया, जो कि इतने सारी कीर्तिमान रच चुकी है, कई बार यहाँ पर लैंडिंग कर चुकी है मून के ऊपर, ऐसे में साउथ पोल, जो कि इंडिया ने जिस पे परचम लहरा दिया है, वहाँ तक ये क्यों नहीं पहुँच पाए। देखिए, लूना 25 की अगर हम बात करें तो ये लगभग 2 डिकेड से भी ज़्यादा एक ऐसा मिशन है जिस पर काम किया जा रहा है। इसको शुरुआती दौर में लूना ग्लोब का नाम भी दिया गया था, लेकिन ये नाम है, बाद में इसको चेंज कर दिया गया मिशन का और इसको बना दिया गया लूना सीरीज़ का ही पार्ट। अगर हम इस एडिशन की बात करें तो इसी लूना एडिशन में रशिया ने अपना लास्ट जो लॉन्च किया था वो 1976 में किया था और यहीं पर एक स्टेटमेंट आया था रॉस्कोमॉस का, जहाँ पर इन्होंने बोला था इस मिशन का पर्पज़ है ये इंश्योर करना कि रशिया गारंटी देता है एक्सेस टू द मून सरफेस। अब देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स का बोलना ये है कि जो रशिया है उसने लूना 25 को कहीं ना कहीं एक जो व्लादिमीर पुतिन है, जो इनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपनी पावर दिखाने के लिए, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इसको यहाँ पर रिलीज़ किया था। देखिए, इसी के साथ एक और बात यहाँ पर लोगों को मिसलीड कर रही है कि कहीं ना कहीं बोला जा रहा है लूना 25 जो है वो कंपटीशन था चंद्रयान के साथ, लेकिन आप देखेंगे ये दोनों सेपरेट थे। दोनों मिशंस की अगर हम बात करें तो इनको लॉन्च किया गया था लगभग एक ही टाइम फ्रेम के अंदर, लगभग आसपास ही कुछ दिनों का चुनाव किया गया था, लेकिन ये जो मिशन है, इनके जो पैरामीटर हैं, ये सभी यहाँ पर डिफरेंट थे। इसी के अलावा दोनों की ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें भी देखिए किसी भी मिशन को सक्सेस कराने के लिए महत्वपूर्ण थे। चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें तो इसको डेवलप किया जा रहा था 2019 से। वहीं रॉस्कोमॉस की बात करें अगर, तो वो लूना 25 के ऊपर 2010 से काम कर रहा है। दोनों ही मिशंस डिले हुए बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडमिक और फाइनली दोनों ने यहाँ पर क्या करा, एक इस मिशन को अनवील करते हुए रशिया ने क्या कर दिया, इन सभी चीज़ों को डिले किया। रॉस्कोमॉस और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देखिए दोनों ही बहुत क्लोज अलाय हैं, पार्टनर के रूप में काम करते हैं और इसके पहले भी अगर हम बात करें सो रशिया इंडिया को मदद कर रहा है उसके मैन मेड मिशन गगनयान के लिए, वहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए। इसीलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि लूना 25 और चंद्रयान 3 की जो बात है, जो कयास लगा रहे जा रहे हैं कि ये रेस में थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद लूना 25। देखिए, रॉस्कोमॉस ने जो रिपोर्ट यहाँ पर दी है, उसकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जो रिपोर्ट यहाँ पर दी है, इससे पता चल रहा है कि लूना 25 जो है यहाँ पर इसका इंजन फेल हो गया था। अगर हम ऐसे में बात करें तो इट वॉज बेसिकली सपोज टू शट डाउन आफ्टर 84 सेकेंड,
बट ये यहाँ पर 127 सेकंड तक चलता रहा, जिसकी वजह से इसको अचानक से लैंडिंग करवानी पड़ी। और देखिए इसी की वजह से जो स्पेस क्राफ्ट इंजन है ये बहुत प्रॉपरली यहाँ पर बंद नहीं हो पाया, और जिसकी वजह से ये मून सरफेस पर यहाँ पर जाकर टकरा गया। रॉस्कोमोस की बात करें तो इन्होंने बहुत ट्राई किया स्पेस क्राफ्ट से यहाँ कम्युनिकेट करने का, बट दे कुड नॉट सक्सीड। और ऐसे में आप देखेंगे लूना 25 यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो गया, और रशिया का जो एफर्ट्स थे मून के साउथ पोल पर पहली बार कदम रखने वाली कंट्री बनने के, वो ख़त्म हो गए, और फाइनली रेस को जीत लिया द ग्रेट चंद्रयान 3 ने। सो मूव करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, और हम बात करने वाले हैं मून, ऑन द मून, ओवर द मून। चंद्रयान 3 5:40 अगस्त 23, ऐतिहासिक दिन है। जैसे 15 अगस्त का दिन हमारे लिए बहुत इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, अगस्त 23 चंद्रयान 3 बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लैंडर की बात करें और रोवर की बात करें, विक्रम एंड प्रज्ञान, दे वो लैंडर 1.7 टन हंक ऑफ मेटल का बना हुआ प्लास्टिक ग्लास, यहाँ पर ये ऑर्बिट में 30 किलोमीटर की रफ्तार से मून के ऑर्बिट में एंटर हुआ। लेकिन जैसे ही अगले 30 मिनट थे इसने रच दिया इतिहास। ये ग्रेजुअली स्लो होने लगा, और फाइनली इसने अपने सेंसर्स और एक्यूरेटर्स को ऑन किया और एक जेंटल डिसेंडिंग करी मून सरफेस के ऊपर, और टच कर लिया मून की साउथ पोल को शार्प एट 6। और जैसे ही ये सक्सेसफुल एंट्री चंद्रयान ने की, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथन ने अनाउंस कर दी भारत की ये विजय यात्रा। ओके, आगे अगर हम बात करें, जो कम्युनिकेशन लिंक था, जो लैंडर और मॉक्स स्ट्रैक था, ये इस्टेब्लिश किया गया। इमेजेस ली गई लैंडर से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा के मदद से, जिससे हमें ये पता चला कि आखिर सरफेस में वो कौन सी प्रॉपर जगह होगी जहाँ पर हम रोवर को उतारेंगे। और इसी सक्सेस के साथ इरेज कर दिया गया मेमोरी ऑफ चंद्रयान 2, जहाँ पर विक्रम लैंडर जो कि 2019 में क्रैश हो गया था, फेल हो गया था, फाइनली विक्रम ने यहाँ पर सक्सेसफुल लैंडिंग करी। अगर हम इस पूरे चंद्रयान 3 की बात करें तो लैंडर को यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था, जो हमें समझना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। रफ ब्रेकिंग, एटीट्यूड होल्ड, फाइन ब्रेकिंग एंड टर्मिनल डिसेंट फेस। ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और एक सीमलेसली इनका काम करना महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रयान 3 की बात करें तो इसमें इंडिजीनियस लैंडर मॉड्यूल लगाया गया था, प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया था, रोवन प्रज्ञान यहाँ पर था, और इन सभी का मुख्य उद्देश्य था इंडिया को अपनी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना, साथ ही इंटरप्लैनेटरी मिशन को सक्सेसफुल करना। ऑब्जेक्टिव हम सभी के सामने क्लियर था, सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग मून के साउथ पोल पर करना, ये इस पूरे के पूरे चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य था। और इसी के साथ सक्सेसफुल लैंडिंग यहाँ पर हुई है। जैसे ही लूना 25 आपको पता है पहले क्रैश हो चुका था इसके पहले, और सभी की उम्मीद, पूरी निगाहें जुड़ी हुई थी किसके साथ, इंडिया के चंद्रयान 3 के साथ। इसी के बाद अगर हम बात करें तो लैंडर यहाँ पर इक्विप्ड किया गया था बहुत सारे सेंसर से, जैसे इसके अंदर आपको एक्सलोमीटर, एल्टीमीटर, डॉपलर वेलोसोमीटर, इंक्लिनोमीटर, टचडाउन सेंसर, इन सभी को यहाँ पर लगाया गया था, ताकि किसी भी तरीके का कोई हज़ार्ड है उसको यहाँ पर इग्नोर किया जा सके। So with this particular image you can understand कि how चंद्रयान मिशन was worked। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज़ द साउथ साइड ऑफ द मून जो हमारे पास इनविजिबल होती है। दिस इज़ द लैंडर विक्रम, सोलर पैनल हमारे चंद्रयान में लगे हुए हैं, सो दैट ये यहाँ से क्या ले सकेगा, सन सोलर इंसोलेशन की मदद से ये इसको चार्ज करेगा, और यहाँ पर पूरा का पूरा काम करेगा, समथिंग लाइक दैट। यहाँ से ये रोवर जाएगा, दिस इज़ दी प्रज्ञान, आप देख सकते हैं प्रज्ञान रोवर, जो यहाँ पर इसको यहाँ पर नीचे रिलीज़ किया गया है। इट विल गो कलेक्ट द सैम्पल, क्लिक अ लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा सैम्पल हमारे लिए लेकर आएगा।
देखिए, इसी के साथ इंडिया के रोल की भी हमें बात कर लेनी चाहिए। इंडिया का ये जो सक्सेसफुल लैंडिंग है मून के साउथ पोल पर, ये इंडिया की पोजीशन फिक्स कर देता है एज अ मेंबर ऑफ द आर्टेमिस अकॉर्ड, जो कि यूएस का एक इनिशिएटिव है जिसमें लूनर एक्सप्लोरेशन और उसके बियॉन्ड एक्सप्लोरेशन की भी चर्चा की जा रही है। इंडिया के अचीवमेंट प्रोवाइड कर देंगे एक अपॉर्चुनिटी जिसमें आप आर्टेमिस कंट्रीज़ जितनी भी जो स्पेस कॉन्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, दे कैन कम टुगेदर। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है अब इंडिया की एक प्रोफिशिएंसी कि इंटरप्लैनेटरी स्पेस क्राफ्ट में, उनको बनाने में, ऑर्बिट को समझने में, लैंडर और रोवर में इंडिया अभी किसी से पीछे नहीं है। अगर हम बात करें रोवर की, इसकी रूडिमेंट्री की, तो ये एक अंडर स्कोरर इंडियाज़ फोकस प्लानिंग है जो कि साइंटिफिक मिशंस को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। चंद्रयान 3 की बात करें तो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ने यहाँ पर प्रोवाइड किया एक वैल्यूएबल डेटा कि मून का साउथ पोल कैसा है, इसकी रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और अब हमें पता चलेगा ग्रेजुअली जैसे इसरो यहाँ पर इमेजेस या इंफॉर्मेशन रिलीज़ करता जाएगा कि आखिर ये साउथ पोल की इम्पोर्टेंस है क्या। अगर हम फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन या रिसर्च की बात करें तो इंडिया का जो टेक्नोलॉजिकल एज है, इसको बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि इस तरीके के और भी मिशन करे। ऐसा ही गगनयान मिशन हमारा अभी इस लाइन में बैठा हुआ है। अगर हम इसी तरीके की फेज़ की बात करें तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग सिग्निफाई कर रही है इंडिया के लूनर मिशन के सेकंड फेज़ की समाप्ति की, और इसी के साथ थर्ड फेज़ यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, शुरुआत हो रहा है, जो कि कोलैबोरेट किया गया है जाक्सा के साथ फॉर द लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ओके, जहाँ पर वाटर आइस मून के साउथ पोल पर कैसा है इसके बारे में पता लगाया जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां बात की जा रही है द यूके इंडिया रिलेशनशिप इज अलाइव विद अपॉर्चुनिटी। देखिए, यूके ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है अलाइव विद अपॉर्चुनिटी मार्केटिंग कैंपेन, और यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट किया है 1.5 बिलियन यूरोस का। अब देखिए, यहाँ पर ये बड़ा अच्छा सा आर्टिकल लिखा हुआ है कि इंडिया की जब बात की जा रही है, G20 में लीडरशिप कर रहा है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, फ्री एंड फेयर ट्रेड को इंडिया हमेशा से शुरुआती दौर से एडवोकेट करता आ रहा है। और ऐसे में यूके और इंडिया की अगर हम बात करें तो ना केवल इकोनॉमिक जो रिलेशन है वो दोनों कंट्रीज़ के बढ़ रहे हैं, बट इसको यहाँ पर सराहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में यूके ने लॉन्च करा है अलाइव विद अपॉर्चुनिटी कैंपेन। ये कैंपेन सेलिब्रेट करेगा उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को जो यूके और इंडिया के बीच में है। साथ ही यहाँ पर ट्रेड, कल्चर एक्सचेंज और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को भी प्रमोट किया जाएगा। देखिए, आगे अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका एक और एम है कि जो यूके की गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको यहाँ पर बढ़ाना, उनका इंटरेस्ट इंडिया में क्या है उसको बढ़ाना, ट्रेड ग्रोथ बढ़ाना, और जितने भी इंडियन इन्वेस्टमेंट है उनको यहाँ पर प्रमोट करना। इस कैंपेन से हमें कुछ चीज़ें पता चलेंगी, जैसे ये ट्रेड को बढ़ावा देगा, कल्चरल को बढ़ावा देगा, स्पोर्ट कनेक्शन यहाँ पर बढ़ाएगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम इस आर्टिकल में की पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करते चलें तो देखिए, यूके और इंडिया एक रोबस्ट ट्रेडिंग रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। दोनों कंट्रीज़ की अगर आप बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो इट इज़ वर्थ ऑफ 36 बिलियन यूरो इन 2022 अलोन। इंडिया और यूके की यहीं पर बात करें तो दोनों कंट्री, इंडिया यूके का सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बन जाता है प्रोजेक्ट्स के लिए। लगभग 118 नए प्रोजेक्ट यहाँ पर साइन किए गए हैं, 8000 से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होती हैं इन यूके। यूके की अगर हम बात करें तो दे हैव इन्वेस्टेड 34 बिलियन डॉलर इन इंडिया, और इसी के साथ ये इंडिया में छठवें लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन के आ जाते हैं। न्यूमरस यूके कंपनीज आपको इंडिया में ऑपरेट करती हुई दिखा देगी। अब सवाल आ जाता है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका और उसका क्या लेना देना है। देखिए, यूके यहाँ पर एम करता है एक एम्बिशियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर विद इंडिया, ताकि जो फ्यूचर बायलैटरल रिलेशन है इनको बढ़ाया जा सके। अगर आप बायलैटरल ट्रेड की बात करेंगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो आप देखेंगे एक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आपको देखने मिल जाएगी पिछले कुछ दशकों में। कारण कुछ नहीं है, सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन और लगातार होने वाले पॉलिसी चेंजेस हैं।
अगर हम एक डेटा की बात करें जो यूके ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ने रिलीज़ किया था 2020 में, तो जो टोटल ट्रेड है गुड्स और सर्विसेज का इंडिया और यूके के बीच में, इट वाज वैल्यूड अप्रॉक्सीमेटली $23.8 बिलियन। और ऐसे में इंडिया और यूके के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप को बढ़ाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, अगर दोनों कंट्रीज़ को आप देखेंगे तो इंडिया हैज़ एंड हैड अ ट्रेड सरप्लस विद यूके ऑलवेज। ऐसे में इट इम्प्लाइज दैट इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूके हैव एक्सीडेड इट्स इम्पोर्ट्स फ्रॉम यूके। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इंडिया का एक्सपोर्ट यहाँ बढ़ रहा है इम्पोर्ट की जगह। बायलैटरल ट्रेड की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया यूके का बायलैटरल ट्रेड भी $17.5 बिलियन इंक्रीज़ हुआ है इस फिस्कल ईयर में। इंडिया के अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें यूके में, तो 2021-22 में वो केवल और केवल $10.5 बिलियन था। आप देखेंगे लगभग $7.5 बिलियन का डिफरेंस आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इसी के साथ देखेंगे तो इंडिया और यूके के बीच में आपको एक और चीज़ देखने मिलेगी। पिछले ही महीने यूके को चूज़ किया गया था होम फॉर टाटास ग्रुप फर्स्ट गीगा फैक्ट्री आउटसाइड इंडिया, और इसी के साथ आप देखेंगे थाउजेंड ऑफ जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होंगी। यूके की ऑटोमेटिक सेक्टर यहाँ पर इंक्रीज़ होगा, और ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दोनों कंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर हम मेजर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स के बारे में यहाँ पर चर्चा करें तो देखिए, इंडिया का जो मेजर एक्सपोर्ट है यूके को, वो टेक्सटाइल होता है, क्लोथिंग होता है, मशीनरी होती हैं, व्हीकल्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। इसी के अलावा इंडिया यूके से इंपोर्ट करता है मशीनरी, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और ऑर्गेनिक केमिकल्स। ट्रेड पॉलिसीज़ और एग्रीमेंट की बात करें तो 2021 में इंडिया और यूके ने अनाउंस किया था कि वो अपनी पार्टनरशिप को, अपने ट्रेड को इन्हांस करेंगे, और उसी के साथ इन दोनों ने इन्हांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप को यहाँ पर साइन करने की बात करी थी, जो कि एक स्टेपिंग स्टोन बना था कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में दोनों कंट्रीज़ को लेकर। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर चैलेंजेस क्या हैं जो हमें देखने पड़ रहे हैं। देखिए, ट्रेड बैरियर, रेगुलेटरी हर्डल्स, नॉन टैरिफ बैरियर, ये कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक इशू क्रिएट कर देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है, जब हम बार बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आखिर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते क्या हैं। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, दो नेशंस के बीच में, जहाँ पर ये जो जितने भी टैरिफ्स लगाए जाते हैं उनको या तो एलिमिनेट कर देते हैं या उनको रिड्यूस कर देते हैं। इंपोर्ट कोटास को यहाँ से हटा देते हैं, और जितनी भी ट्रेड बैरियर्स हैं इन्हें भी यहाँ पर हटा दिया जाता है, ताकि दोनों कंट्रीज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, बायलैटरल रिलेशन बन सकें, साथ ही जो व्यापार है ये भी बढ़ाया जा सके। अगर हम कुछ की फीचर्स की बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के, तो देखिए, यहाँ पर टैरिफ रिडक्शन और एलिमिनेशन की बात की जाती है। टैरिफ में रिडक्शन का मतलब ही है जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनको ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया जा सके, वो ज़्यादा सस्ते होंगे, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा खरीदेंगे। जब लोग किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे तो उनका व्यापार भी बढ़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात होती है ट्रेड को फैसिलिटेट करना। यहाँ पर कस्टम प्रोसीजर्स जो हैं इनको स्ट्रीमलाइन करने की बात करी जाती है, डॉक्यूमेंटेशन को ईजी कर दिया जाता है, ताकि जो अननेसेसरी बर्डन है गुड्स को एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में लाने में, उसको ख़त्म किया जा सके। साथ ही एफटीए ग्रांट कर देता है एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, कि भाई जैसा ट्रीटमेंट एक डोमेस्टिक गुड को दिया जाएगा वैसा ही ट्रीटमेंट इम्पोर्टेड गुड को यहाँ पर दिया जाएगा। दैट मीन्स जिस कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है वहाँ से इम्पोर्ट की जाने वाली चीज़ पर टैरिफ्स कम लगा दिए जाएंगे, कोटाज नहीं लगाए जाएंगे, और डोमेस्टिक मार्केट में उसे यहाँ पर आज़ादी होगी कि वो अपना व्यापार बढ़ा सके। चलिए, इसी के साथ बात करते हैं कि इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे। देखिए, इंडिया बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ या ग्रुप्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, जैसे इंडिया और आसियान, इसको हमने कल भी डिस्कस किया था। इंडिया ने आसियान कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में भी यहाँ पर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसे सेपा के नाम से जाना जाता है। अदर देन दैट, इंडिया and Japan also have a comprehensive economic partnership. India and Malaysia have free trade agreement. India, Singapore, Sri Lanka, Thailand और Mauritius
के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है। अलॉन्ग विद दैट इंडिया मेंटेन सम बायलैटरल ट्रीटीज विद नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश ऑल्सो। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जहां बात की जा रही है द पायनियर ग्रेटेस्ट स्टैटिस्टिशियन मिस्टर CR राव की, जिनका आकस्मिक निधन हो गया है। CR राव जिनकी 102 वर्ष की आयु में जिनका यहाँ निधन हुआ है, वर्ल्ड के बहुत ही ज़्यादा जाने माने प्रोमिनेंट स्टैटिस्टिशियन आपको देखने के लिए मिलेंगे। यूएस में ये रह रहे थे, यूएस में ही इनकी मृत्यु यहाँ पर हुई है। देखिए कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने हमें बताया है रिसर्च एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में यहाँ पर इन्होंने पढ़ाया है कोलकाता में। डॉक्टर राव की बात करें तो बहुत सारे फंडामेंटल स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट इन्होंने हमें दिए हैं, जिसमें आपको कार्मर राव इनइक्वालिटी एंड राव ब्लैक विजिलेशन कॉन्सेप्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखिए 23 अगस्त यानी कल ही इनका 103वां बर्थडे मनने वाला था, और उसके पहले बिफोर इवन दैट ही डाइड। डॉक्टर राव महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में। वहीं इन्होंने सर्व किया है एज द डायरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन। इन्होंने इंटरनेशनल रिकॉग्निशन लिया जब इनको अवार्ड किया गया था द इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, जिसे स्टैटिस्टिक्स के फील्ड का नोबल प्राइज भी कहा जाता है। चलिए डॉक्टर राव के बारे में बाकी सारी जानकारी आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे ISI के बारे में। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो एक ऑटोनॉमस रिसर्च और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्रों में काम करना है। इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 17 दिसंबर 1931 को प्रोफेसर प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस, जिनको आप जानते हैं पंचवर्षीय योजना में आपने महालनोबिस फॉर्मूला सुना होगा, इनके द्वारा की गई थी। ISI की बात करें तो इट इज़ रिनाउंड फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस डोमेन्स, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखिए ISI का मुख्य उद्देश्य है रिसर्च को प्रमोट करना, ट्रेनिंग को बढ़ाना, स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में और कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में, ताकि रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम है इन्हें दूर किया जा सके। आप ISI का यहाँ पर लोगो भी देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर सा लोगो आपको banyan ट्री यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात कर रहे हैं आ टाइम फॉर अफ्रीका। देखिए G20 की प्रेसिडेंसी चल रही है और यहाँ पर अफ्रीका का जो पोटेंशियलिटी है, जो वैल्यू है, उसके बारे में बात की जा रही है। धीरे धीरे आप देखेंगे एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो रिसोर्सेज में रिच है। अफ्रीका की अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो एक वैल्यूएबल मार्केट है इन्वेस्टमेंट के लिए, और इसको बताना, इस फैक्ट को रिकॉग्नाइज करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हम सभी के लिए। देखिए इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें अफ्रीका में तो इट कैन डाइवर्सिफाई सप्लाई एंड वैल्यू चेन, जिसकी वजह से एक स्टेबल इकोनॉमी आपको देखने मिल सकती है वर्ल्ड रीजन पर। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करें तो ऐसे में अफ्रीका एक बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट क्रिएट कर देता है। अफ्रीका का सिग्निफिकेंस और पोटेंशियल हमें सिर्फ इस बात से समझ लेना चाहिए कि अफ्रीका दुनिया का लगभग 30% से ज़्यादा ग्लोबल मिनरल रिजर्व रखता है। 12% से ज़्यादा ऑयल आपको अफ्रीका में देखने मिलेगा, और 8% से ज़्यादा जो नेचुरल गैस हैं उसके भंडार अफ्रीका में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी के अलावा आप देखेंगे दुनिया के मेजर जितने भी प्रोजेक्ट हैं या पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसका वर्ल्ड की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो 2050 तक आपको केवल और केवल अफ्रीका में देखने मिलेगी, जो कि एक यंग वर्कफोर्स को बढ़ा रहा है। और आपको पता है यंग वर्कफोर्स का बढ़ने का मतलब है एक राइजिंग यूथ एंड राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर इंडिया का रोल क्या है और हमें क्यों यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए इंडिया अपनी G20 प्रेसिडेंसी में एम्फसाइज कर सकता है अफ्रीका के इंक्लूजन को,
इंडिया एडवोकेट कर सकता है अफ्रीका के लिए कि जो अफ्रीकन यूनियन मेंबरशिप है G20 में, यहीं साथ में जो इस्टेब्लिशमेंट है B20 एक्शन काउंसिल ऑफ अफ्रीकन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इंडिया का कमिटमेंट टुवर्ड्स दी अफ्रीकन नेशंस। कोऑर्डिनेशन और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करें तो देखिए, अफ्रीका कंट्रीब्यूट कर रहा है केवल और केवल 3% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड, जिससे एक बात समझ आ रही है कि अफ्रीका का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका अगर आप इनपुट देखेंगे वो बहुत ही कम आपको देखने मिलेगा। ऐसे में अफ्रीका का जो हिडन पोटेंशियल है उसको कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर बढ़ाना होगा। बहुत सारी गवर्नमेंट्स हैं, इनको यहाँ इन्वॉल्व करना होगा, बिजनेसेस को इन्वॉल्व करना होगा, प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर आना होगा और सिविल सोसाइटी की मदद से जो अफ्रीकन इकोनॉमी है उसको ग्लोबल लेवल पर लाना होगा। ऐसे में अगर हम B20 एक्शन काउंसिल की बात करें तो इसने आइडेंटिफाई किए हैं 5 की प्रायोरिटीज़ जो कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन कैपिटल, अफ्रीका में अगर आप डेमोग्राफिक डिविडेंड देखेंगे तो वो बहुत ही बड़ा है। ऐसे में हेल्थ केयर, एजुकेशन आउटकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना ज़रूरी है, स्किल, एजुकेशन और हेल्थ केयर को बढ़ाना ज़रूरी है, तभी आप जो आने वाली जनरेशन है उसको आगे लेकर आ पाएंगे। एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम की अगर हम बात करें तो लगभग 70% अफ्रीकन पॉपुलेशन आज की डेट में एग्रेरियन सेक्टर में एम्प्लॉय है। ऐसे में इन्हें ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना, मैकेनाइजेशन सिखाना एक तरीके से वैल्यू एडिशन हो जाएगा, जो ना केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा बल्कि सस्टेनेबिलिटी को भी यहाँ पर लेकर आ सकता है। अलॉन्ग विद दैट इसी स्किल का इस्तेमाल कर कर एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड मैन्युफैक्चरिंग हब भी यहाँ पर तैयार किया जा सकता है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हमें समझना होगा। AFCFTA की बात करें तो ये कहीं ना कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा देता है। इसकी वजह से आप देखेंगे इंटीग्रेशन आपको देखने मिलेगा, सप्लाई चेन मार्केट का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ जाता है और G20 यहाँ सपोर्ट कर देता है एसेंशियल फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन थ्रू द टेक्नोलॉजी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो। अलॉन्ग विद दैट एक डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी यहाँ पर बढ़ाना ज़रूरी है, सो दैट एक स्ट्रॉन्ग और लॉजिस्टिक फाउंडेशन यहाँ पर क्रिएट की जा सकेगी। इस सभी की मदद से आप देखेंगे रोड और रेलवेज़ बनाया जा सकता है, जिससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत होगा ही, साथ ही जो नेशन है वो यहाँ ग्रो करेगा, मॉडर्नाइज होगा और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सिंस हमने बात करी है B20 भारत 2023 इंडिया, चलिए इसको समझ लेते हैं। B20 की बात करें तो सबसे पहले आपको ये कंट्रीज़ देखनी होंगी जो कि B20 का पार्ट है। B20 यहाँ पर आपको सभी कंट्रीज़ देखने के लिए मिल गई हैं। चलिए B20 की अगर हम बात करें तो B20 एक एक्शन काउंसिल है अफ्रीकन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को लेकर, एक सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव है जो कि फोकस करता है कि किस तरीके से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, डेवलपमेंट को यहाँ पर प्रमोट किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है अफ्रीकन नेशंस में। ये जो काउंसिल है 20 नेशंस का, इसका मुख्य उद्देश्य है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उनके लिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को एडवोकेट करना और बढ़ाना। ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था अंडर इंडियाज़ प्रेसिडेंसी ऑफ G20, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखिए B20 इनिशिएटिव इंडिकेट कर रहा है इंडिया के उस कमिटमेंट का जो ये बताता है कि किस तरीके से इंडिया अफ्रीका की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाना चाहता है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एक डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी से डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में लेकर आना चाहता है। B20 इंडिया की अगर हम बात करें, एक्शन काउंसिल ऑन अफ्रीकन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज़ लेड बाय दी सुनील भारती मित्तल, जो कि आपको पता है चेयरमैन है भारती एंटरप्राइजेस के। अगर हम B20 की बात करें तो B20 एक सिग्निफिकेंट डायलॉग फोरम है जो कि एक ऑफिशियल इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है बिटवीन द ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी एंड द ग्रुप ऑफ G20 नेशन। 2010 में से यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, एक प्रोमिनेंट पोजीशन इसकी है G20 के अंदर, जहाँ पर सारे के सारे 20 नेशंस मिलकर यहाँ पर बिजनेस मॉड्यूल क्या हो सकता है, किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकता है अफ्रीका में, उसके बारे में बात करते हैं। सो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो B20 एक यूनिफाइड वॉइस के रूप में काम करता है फॉर द एंटायर G20 बिजनेस कम्युनिटी,
कितने मुद्दे हैं, क्या मुद्दे G20 कंट्रीज़ बिजनेस रन करने में फेस करती हैं, उसके बारे में बात की जाती है। अगर हम इनके की फीचर्स के बारे में बात करें तो देखिए, यहाँ पर एक एनुअल डायलॉग यहाँ पर किया जाता है। लीडरशिप स्ट्रक्चर इसका क्लियर है। जो चेयर है सपोर्टेड बाय द B20 शेरपा एंड B20 सेक्रेटरीट आपको देखने मिलेंगे। ये अपनी तरफ से बहुत सारे प्रपोजल है, किस तरीके की पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या रिकमेंडेशन है, उनको भी यहाँ पर बताते हैं। अलॉन्ग विद दैट ये यहाँ पर एक इफ़ेक्टिव टास्क फोर्स की मदद से, एक्शन काउंसिल्स की मदद से क्या आवश्यकता है, क्या कॉम्प्रिहेंशन प्लान होना चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, उसे भी G20 लीडरशिप को यहाँ पर सबमिट करते हैं। B20 इंडिया थीम की बात करें तो इट स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल, इक्विटेबल बिजनेस। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए, बात की जा रही है G20 जयपुर मीट के बारे में, जहाँ तक कयास लगाए जा रहे हैं WTO के डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म पर बात की जाएगी, और साथ ही हम यहाँ पर देखेंगे कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। देखिए, इंडिया एडवोकेट कर रहा है रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नॉन फंक्शनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म अंडर द WTO। यहाँ पर बात की जा रही है, ये पूरा का पूरा चर्चा की गई है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। देखिए, WTO की कंट्रीज़ की बात करें तो दे कैन अपील फॉर द अपीलेट बॉडी टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट। हालांकि जो अपीलेट बॉडी है इट इज़ नॉट इन फंक्शन सिंस दिसंबर 2019, और इसी की वजह से इंडिया यहाँ पर एडवोकेट कर रहा है कि जब आप बात करते हैं CBDR की तो इसको रीस्टैब्लिशमेंट कराने की आवश्यकता है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, US, दे हैव बीन एडवोकेटिंग सच रिफॉर्म्स विद इन दी WTO ऑल्सो। तो हमें जानना होगा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज़ WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अलग अलग देशों में ट्रेड के नियम क्या होंगे, ट्रेड व्यवस्था कैसी होगी, उससे डील करता है। 1 जनवरी 1995 को इसको उरुग्वे राउंड ऑफ मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन के तहत यहाँ पर बनाया गया था। कारण, पहले गेट हुआ करता था हमारे पास, जिसको क्रिएट किया गया था 1948 में, और उसे रिप्लेस करके हमारे पास आ जाएगा WTO ऑन जनवरी 1 1995। मेन गोल है ये इंश्योर करना कि ट्रेड फ्लो स्मूथ हो, प्रिडिक्टेबल हो, फ्री हो, पॉसिबल हो, और कोई भी गलत एक्टिविटी ट्रेड के माध्यम से मोनोपोली यहाँ पर क्रिएट ना की जाए। WTO की बात करें तो एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में देखने के लिए मिलेगा। WTO के मेंबर्स की बात करें तो इसके अंदर 164 मेंबर आपको देखने मिलेंगे और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स, जिसमें ईरान, इराक, भूटान, लीबिया जैसी सरकारें भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। WTO की बात करें तो ये 3 मुख्य प्रिंसिपल पर काम करता है: ट्रेड नेगोशिएशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट। ट्रेड नेगोशिएशन की अगर बात करें तो यहाँ पर मेंबर कंट्रीज नए ट्रेड एग्रीमेंट्स बना सकती हैं एग्जिस्टिंग वन को अपडेट कर कर। डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात करें तो ये एक तरीके से डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के रूप में काम करता है, जहाँ अगर दो कंट्रीज़ के बीच में किसी भी तरीके का विवाद है तो उसे रिजॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा। साथ ही WTO एक मॉनिटर की तरह भी काम करता है, जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उन्हें मॉनिटर करना और साथ ही क्या गलत चीज़ें हो रही हैं उनको देखना भी इसका काम हो जाता है। और इसी सब के अंदर हमें बात करनी होगी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। CBDR की बात करें तो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ग्लोबल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। ये रिकॉग्नाइज करता है दैट एवरी कंट्री हैव अ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी आप ग्लोबल चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, सभी के एक्शन यहाँ पर कंट्रीब्यूट किए जाते हैं, सभी की कैपेबिलिटी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। चाहे आप डेवलपमेंट किसी एक का क्यों ना हो रहा हो, इसमें रिस्पॉन्सिबल सभी हो जाते हैं। विद इन द WTO CBDR एक्नॉलेज करता है एक डिफरिंग कैपेसिटी ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की अपनी खुद की कुछ ताकत है, वहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ की अपनी खुद ताकत है। सो जो रूल्स हैं
उनको इसी आधार पर WTO डिफाइन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नए नियम भी बना सकती हैं जो कि WTO के नियमावली के विरुद्ध जाते हैं। CBDR को बात करें तो इट कंसीडर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एमिंग टू प्रिवेंट ट्रेड पॉलिसीज फ्रॉम अनफेयर बर्डन on the less developed economy. Alright, so there might be some different rules for USA and some different rules for the other countries like India and Africa. चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात की जा रही है पाकिस्तान की सीनेट ने पास कर दिया है एन अमेंडमेंट पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। ये जो अमेंडमेंट है ये एम कर रहा है जो आर्मी का एक्ट है, आर्मी का जो स्कोप है इसको बढ़ाने का। इसके अंदर आप देखेंगे सिविलियंस एफिलिएटेड विद और कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर कुछ नई चीज़ ऐड की गई हैं जिन्हें हमें समझना होगा। सेक्शन 26A 26B 26A यहाँ पर एड्रेस कर रहा है अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रिजुडिशियल थ्रू द पाकिस्तान सिक्योरिटी पनिशेबल बाय अप टू 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। वहीं 26B की बात करें तो ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को फॉर 2 years आफ्टर रिटायरमेंट, डिस्चार्ज और डिसमिसल फ्रॉम दी सर्विसेज, सो दैट आप देखेंगे किसी भी तरीके की मिसलीडिंग यहाँ पर ना हो सके। वही सेक्शन 55A यहाँ पर बात कर रहा है प्रोहिबिशन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एक्ट फ्रॉम एंगेजिंग विद एंटिटीज कॉन्फ्लिक्टिंग विद द आर्म फोर्स। 55B यहाँ पर आउटलाइन कर रहा है ऐसी सारी पनिशमेंट्स को जो कि यहाँ पर दी जाएंगी। ये अमेंडमेंट जो है इनको बिलीव किया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो May 9 की घटना है जो पाकिस्तान में घटी है तहरीक ए इशफ अटैक आर्मी इंस्टॉलेशन पे, उसी के बाद इन नए चेंजेस को यहाँ पर लाया गया है। ये जो अमेंडमेंट है ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो एक इमरान खान, आपको याद होगा कि जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फ़ैज़ अहमद, फॉर्मर DG ऑफ ISI जो थे, and a supporter of former PM इमरान खान aiming to curb his influence, इन सभी को लेकर शायद इसे यहाँ पर लाया गया है। ये जो चेंजेस हैं ये साथ ही फॉर्मलाइज करते हैं पाकिस्तान आर्मी के इंटरवेंशन को इन नेशनल वेलफेयर डेवलपमेंट एंड स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। क्रिटिकल वरी यहाँ पर है दैट द मैनर ऑफ पासिंग द बिल, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि गवर्नमेंट यहाँ पर सबवर्सिव फील कर रही है और कहीं ना कहीं सब सर्विलेंस यहाँ पर करना चाह रही है आर्मी का। ये अमेंडमेंट कहीं ना कहीं जो क्रिटिसिज्म है जो आर्मी को देखने पड़ रहे हैं उसको शांत करने की कोशिश कर रही है, पर्टिकुलरली फ्रॉम द रिटायर्ड पर्सनल हु सपोर्टेड द इमरान खान गवर्नमेंट। और इसी की वजह से जो कंसर्न है वो बार बार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर बिल। हालांकि आपको इसे याद नहीं रखना है, बट सिंस हमारी नेबरिंग कंट्री का ये मुद्दा है तो आपको जानना ज़रूरी है। चलिए बात कर लेते हैं आज के मेंस क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट वे हैज़ इंडिया लेवरेज्ड इट्स G20 प्रेसिडेंसी टू प्रमोट द इंटरेस्ट एंड कंसर्न ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमिक एंड डेवलपिंग नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिग्निफिकेंस डज द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ Chandrayaan 3 on the moon holds for India's space exploration, ambition and its standing in the global space community। आप अपने आंसर हमारी वेबसाइट rawacademies.in पर जाकर दे सकते हैं। There you will find a section where you can write your answer in your copy. You can click the photograph and upload it on our website. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Thank you and see you tomorrow.